नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मामला बेंगलुरु का है। बेंगलुरु में 17 फरवरी की शाम को एक बड़ी भयानक घटना हुई। बेंगलुरु में एक जगह है कडूर के नाम से। तो कडूर में एक डेंटिस्ट अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका वहां अपना घर था और हस्बैंड वाइफ, 10 साल का एक बेटा और 6 महीने की एक छोटी प्यारी नन्ही सी बच्ची। ये 4 लोगों का उनका परिवार था। और इस परिवार में 17 फरवरी को एक भयानक घटना हुई। हुआ कुछ यूं कि जो डेंटिस्ट थे, जिनका नाम था डॉक्टर रेवंत अपनी क्लिनिक पर गए हुए थे, डेंटल क्लिनिक पर। और वहां से जब वो अपने बेटे को पिक करके, स्कूल से जब बेटा आता है तो शाम 4:30 बजे, आमतौर पर डॉक्टर रेवंत की वाइफ ही बच्चे को पिक करती है। लेकिन उस दिन डॉक्टर रेवंत की वाइफ जो है वो फोन नहीं पिक कर रही थी, फोन अनआंसर्ड था। तो ये जो डेंटिस्ट हैं डॉक्टर रेवंत, इन्होंने खुद अपने बच्चे को स्कूल से पिक किया शाम 4:30 बजे और ये घर आए। जब घर आए तो घर का मंजर बड़ा भयानक था। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जो है डॉक्टर रेवंत की पत्नी, जिनका नाम था कविता, उनकी लाश पड़ी हुई थी। पूरे घर में खून ही खून बिखरा हुआ था और घर की चीजें भी बिखरी हुई थी। ज्वेलरी और दूसरी कीमती चीजें घर से गायब थी और कविता का गला जो है वो कटा हुआ था। ये मंजर देखकर डॉक्टर रेवंत तो घबरा गए। बच्चे को उन्होंने अंदर तक जाने नहीं दिया जहां पर उनके वाइफ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, क्योंकि 10 साल का छोटा सा बच्चा अगर ऐसा मंजर देखता तो उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर होता। तो उसको किसी तरह से डॉक्टर रेवंत ने बाहर ही रखा। और फाइनली अंदर जाकर जब उन्होंने ये समझा कि उनकी वाइफ की हत्या हुई है और लूटपाट के लिए हत्या हुई है, तो उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। एक और अजीब सा मंजर यह भी था कि जहां पर उनकी वाइफ यानी कविता की लाश पड़ी हुई थी, वहीं पर उनकी जो 6 महीने की छोटी सी बच्ची है वो भी वहीं पर थी और वो खेल रही थी। अब छोटी सी बच्ची को इतना सेंस तो होता नहीं है कि उसकी माँ अभी किस कंडीशन में है, डेथ हो गई है, क्या है। 6 महीने की बच्ची बहुत छोटी होती है। तो वो वहां पर खेल रही थी। उन्होंने अपनी बच्ची को भी वहां से पिक किया और बेटे को घर से बाहर रखा और खुद उन्होंने पुलिस को खबर दी और पुलिस को बताया कि किसी ने उनकी बीवी की हत्या कर दी है और घर की सारी कीमती चीजें बिखरी हुई हैं और उन्हें शक है कि यह हत्या जो है वो लूटपाट के लिए की गई होगी। जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बेंगलुरु में आमतौर पर इतनी ज्यादा अपराध की घटनाएं या क्राइम के इंसिडेंट्स नहीं होते हैं। तो पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया। सीन ऑफ क्राइम को देखकर पुलिस भी जो है कुछ देर के लिए उलझ गई, क्योंकि उस घर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए। उस घर में पुलिस को अलग से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला और पुलिस को ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे वो फिंगरप्रिंट रिट्रीव कर पाते, हासिल कर पाते। और जिस तरह से बहुत बारीकी से कविता का गला काटा गया था, उसे देखकर यह भी लगता था कि जिसने भी कत्ल किया है वो कोई प्रोफेशनल किलर है। घर की कीमती चीजें जिस तरह से गायब थी, उससे एक बात का अंदेशा यह भी हो रहा था कि जो भी किलर है वो लूटपाट के मकसद से ही आया था। तो पुलिस ने वहां 3-4 चीजों का निचोड़ निकाला। एक तो ये कि ये किलर जो है वो प्रोफेशनल है। दूसरा निचोड़ पुलिस ने यह निकाला कि लूटपाट के लिए हत्या हुई है, जैसा कि डॉक्टर रेवंत खुद भी शक जता रहे थे। तीसरा पुलिस ने निचोड़ यह निकाला कि जो भी किलर है वो बेहद प्रोफेशनल होने की वजह से उसने कोई फिंगरप्रिंट या ऐसी कोई दूसरी चीज यहां नहीं छोड़ी है। तो ये सारी बातें जब पुलिस को पता चली तो पुलिस ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। और जब तफ्तीश शुरू की तो जाहिर है उस परिवार में 4 लोग ही थे, 2 छोटे छोटे बच्चे और पति पत्नी। तो पति से यानी डॉक्टर रेवंत से तो पूछताछ होनी ही थी। पुलिस ने जैसे ही डॉक्टर रेवंत थोड़े से सेटल्ड हुए, उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार हुआ, पुलिस ने डॉक्टर रेवंत को पूछताछ के लिए बुलाया। और ये जो डेंटिस्ट हैं उन्होंने पुलिस को ये जानकारी दी कि उस दिन जो है जो हत्या हुई थी, उस हत्या से थोड़ी ही देर पहले जो है उन्होंने अपनी बीवी को फोन किया था, तकरीबन 15 मिनट पहले। लेकिन 15 मिनट पहले जो है उनका फोन अनआंसर्ड गया, उसकी बीवी का फोन अनआंसर्ड गया, फोन उठा नहीं। और इसके बाद जब कई बार फोन करने के बाद भी जब फोन उठा नहीं तो उसे लगा कि शायद कविता सो रही है या कहीं गई होगी। तो इसीलिए वो अपने बेटे को पिक करने स्कूल चले गए और बेटे को पिक करके जब घर पहुंचे तो उन्होंने ये मंजर देखा। वो पूरी तरह से अपने आप को क्लूलेस बता रहे थे और उनके मुताबिक उन्हें कुछ भी नहीं पता था, किसी पर शक नहीं था। और वो हैरान हो रहे थे कि आखिर कौन ऐसा कातिल या लुटेरा था जिन्होंने उनके खुशहाल परिवार में यूं आग लगा दी और इतना दुख उन्हें दिया।
पुलिस अभी उनसे पूछताछ कर ही रही थी। इसी बीच पुलिस जो है पैरेलली इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। कहने का मतलब यह कि डॉक्टर रेवंत जो बता रहे हैं उन बातों को तो पुलिस सुन ही रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों को सुनना और उसी पर यकीन करना, इसके अलावा पुलिस जो है समानांतर तरीके से जांच कर रही थी। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही थी और साथ ही पुलिस ने यह भी तय किया कि जहां पर कडूर में डॉक्टर रेवंत और उनका परिवार रहता है वहां आसपास के इलाकों में जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी पुलिस एग्जामिन करेगी। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया, आसपास के लोगों से बातचीत की और इस कोशिश में पुलिस को एक नई जानकारी मिली। पुलिस को यह जानकारी मिली कि डॉक्टर रेवंत का अपनी पत्नी कविता के साथ जो है वो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया नहीं था। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और आसपास के लोगों ने इसके बारे में पुलिस को खबर दी। इसके बाद पुलिस ने जब कविता की लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो पुलिस को दो झटके लगे। पहला झटका यूं लगा कि कविता की लाश का मतलब कत्ल का जो सस्पेक्टेड टाइम डॉक्टर रेवंत बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि मैंने फोन किया था, फोन नहीं उठाया, इसके बाद मैं बच्चे को लेने चला गया, तो उन्होंने जो सस्पेक्टेड टाइम बताया था, फर्ज कीजिए, मैं एग्जैक्ट तो नहीं पता है मुझे, लेकिन मान लीजिए दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच कत्ल हुआ होगा, ऐसा सस्पेक्ट जो है वो डॉक्टर रेवंत ने किया था। और उसने कहा था कि 3 बजे से पहले मैंने कविता को कई फोन किए, फोन नहीं उठा। तो इस कहानी में पुलिस को थोड़ा सा झोल नजर आया, थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज नजर आई, क्योंकि जब पोस्टमार्टम हुआ तो टाइम ऑफ डेथ जो है वो इससे कम से कम 2 घंटे पहले पुलिस को मतलब जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उन डॉक्टरों ने इस चीज को देखा, रियलाइज किया। कहने का मतलब यह कि डॉक्टर रेवंत जो बात बता रहे थे उस बात में पूरी सच्चाई नहीं थी, ऐसा पहली बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही जो दूसरी बात थी वो बड़ी हैरान करने वाली थी। वो ये थी कि कविता की मौत तो बेशक गला काटने की वजह से हुई थी, लेकिन ये जो मौत हुई वो इंटॉक्सिकेशन के कंडीशन में हुई। कहने का मतलब ये कि कविता को गला काटे जाने से पहले किसी ने जहर दिया था या सेडेटिव जिसे कहते हैं, कोई नशीली दवा की कोई डोज या खुराक दी थी। तो ये बात जो है वो मतलब जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं उनको हैरान कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर कोई लुटेरा घर में आएगा, अगर धोखे से भी वो अंदर घुस जाएगा तो वो कविता को कोई गोली खिलाएगा या कोई नशे की सुई लगाएगा फिर गला काटेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ है तो ये कोई नोन आदमी ही कर सकता है, और खासकर सेडेटिव जिस तरह का दिया गया है उस सेडेटिव के टाइप, उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसको देखकर लग रहा था कि ये कोई इंजेक्ट किया गया सेडेटिव है और ये कोई मेडिकल एक्सपर्ट ही ऐसा कर सकता है। इस तरह की बात जो है वो डॉक्टरों ने पुलिस को बताई। और जब पुलिस ने इस बात को उस फैक्ट के साथ कनेक्ट किया कि कविता के अपने पति के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं थे, और दूसरा सेडेटिव ऐसी दी गई जो कोई डॉक्टर दे सकता है, दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होती थी। फिर तीसरी बात पुलिस को यह भी पता चली कि मौत जो है वो कई घंटे पहले हुई थी और डॉक्टर रेवंत जो बता रहे थे वो बाद का टाइम बता रहे थे। तो इस तरह की जो चीजें थी वो पुलिस का शक जो है धीरे धीरे डॉक्टर रेवंत की तरफ वो शिफ्ट हो रहा था, पुलिस का शक उनकी तरफ जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया तो पुलिस ने यह भी देखा कि वहां पर जो है कोई आउटसाइडर आता या जाता हुआ इस पूरे टाइम फ्रेम में, मान लीजिए दोपहर 12 बजे से जब तक ये बात पता चली 4:30-5 बजे तक, इस पूरे टाइम फ्रेम के दौरान जो है कोई भी आउटसाइडर या संदिग्ध आदमी वहां आता या जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। और फिर दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के भी निशान नहीं थे, यानी दरवाजा जो है वो आपसी रजामंदी से खुला था। तो आपसी रजामंदी या फ्रेंडली एंट्री तभी हो सकती है जब परिवार का ही कोई आदमी घर में जा रहा हो, दाखिल हो रहा हो या घर से बाहर निकल रहा हो, क्योंकि कोई डकैत अगर आएगा तो आमतौर पर अनजान आदमी को देखकर इंसान दरवाजा खोलकर बिल्कुल वेलकम तो नहीं करता है। तो इस तरह के किलर्स जब होते हैं तो वो फोर्सफुली अंदर आते हैं और वो फोर्सफुली एंट्री के निशान या मार्क दरवाजे पर होते हैं, तो यहां वो भी नहीं था। तो ये सारी चीजें शक की सुई जो है वो डॉक्टर रेवंत की तरफ घुमा रही थी, और डॉक्टर रेवंत जो है उससे पुलिस और ज्यादा से ज्यादा पूछताछ कर रही थी। 17 फरवरी की यह घटना थी और 17 फरवरी से लेकर तकरीबन 1 हफ्ते तक डॉक्टर रेवंत से पुलिस लगातार पूछताछ करती रही, और पुलिस जो है धीरे धीरे अपना शिकंजा डॉक्टर रेवंत पर कसती जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर रेवंत जो है वो लगातार झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बाद ठीक 1 हफ्ते के बाद 22 फरवरी को एक और भयानक घटना हुई। यह घटना कुछ यूं थी कि 22 फरवरी की दोपहर को बेंगलोर में एक जगह है बोंडी कोप्पालू कोट। इस बोंडी कोप्पालू कोट इलाके में डॉक्टर रेवंत ट्रेन के सामने कूद गए, चलती ट्रेन के सामने, और डॉक्टर रेवंत का जिस्म जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया, उनकी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर
पत्नी की हत्या हो चुकी थी और डॉक्टर रेवंत पर पुलिस को शक था कि शायद डॉक्टर रेवंत ने ही पत्नी की हत्या की है। लेकिन इससे पहले कि वो शक यकीन में तब्दील होता और डॉक्टर रेवंत को पुलिस गिरफ्तार कर पाती, डॉक्टर रेवंत ने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली और वो ट्रेन के सामने कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन अभी इस मामले का इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस आगे करती और पुलिस ये पता लगाती कि डॉक्टर रेवंत ने ही ये कंफर्म है या नहीं, ये मर्डर किया है या नहीं। एक और अनोखी घटना हुई, एक और बड़ी घटना हुई, वो बेंगलोर के ही एक आउटस्कर्ट्स में कह लें एक जगह है जिस जगह का नाम है राजराजेश्वरीपुरम। तो यहां राजराजेश्वरीपुरम में एक महिला ने 22 और 23 फरवरी की रात को अपने घर में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। और इस महिला की खुदकुशी के साथ जो है डॉक्टर रेवंत की मौत का एक अजीब और अनकहा रिश्ता था। वो रिश्ता यूं एस्टैब्लिश हुआ कि जब पुलिस ने डॉक्टर रेवंत के मोबाइल फोन की जांच की तो यह पता चला कि ऐन खुदकुशी से पहले डॉक्टर रेवंत ने राजराजेश्वरीपुरम में रहने वाली उस महिला को कॉल किया था, फोन पर बात की थी और उसके बाद उसी दिन आधी रात को 22 और 23 फरवरी की दरमियानी रात को उसने अपने घर में सीलिंग फैन से लटककर खुदकुशी कर ली और उस महिला का नाम हर्षिता था। जब पुलिस को, राजराजेश्वरीपुरम की पुलिस को वहां उस सुसाइड के बारे में पता चला, एक बात और ध्यान आपको दिलाने के लिए बताना चाहूंगा, कडूर में डॉक्टर रेवंत रहते थे, वहां हत्या हुई। फिर बोंडी कोप्पालू कोर्ट में डॉक्टर रेवंत ने खुदकुशी कर ली। ये चूंकि बेंगलोर में ही था तो ये सारी मामलों की जानकारी कडूर की पुलिस और बोंडी कोप्पालू कोर्ट की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करके इन मामलों की जांच कर रही थी और ये मामला क्लियर हो गया था तकरीबन कि अपने पत्नी की हत्या करके डॉक्टर रेवंत ने खुदकुशी कर ली है हफ्ते भर के अंदर। ये तो एक स्टोरी हुई, लेकिन इस स्टोरी के साथ वो जो दूसरी महिला है जिसका नाम हर्षिता है, उसकी खुदकुशी के बारे में जो है कोई कनेक्शन है, ये अब तक एस्टेब्लिश्ड नहीं था। और वहां जब हर्षिता की मौत हुई तो हर्षिता के पति ने अपने बीवी की लाश फंदे से लटकता हुआ देखकर 23 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग को वहां राजराजेश्वरीपुरम की पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर आई, पुलिस ने लाश नीचे उतारी और यह भी पता चल गया कि उसने खुदकुशी की है। और जब पुलिस ने घर की जांच की तो पुलिस को हर्षिता का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट उसी के घर से रिकवर हुआ, जिस सुसाइड नोट में हर्षिता ने अपने पति सुदर्शन पर अपने साथ बदसलूकी और बदतमीजी करने का इल्जाम लगाया था और उसने कहा था कि वो इसी वजह से अपनी जान दे रही है। अब जब पुलिस ने सुदर्शन नाम के उस आदमी को पकड़ा जो हर्षिता का पति था, तो सुदर्शन ने कहा कि हां, मेरी अपनी बीवी से लड़ाई जरूर होती थी, लेकिन मैं कभी इस तरह की नौबत नहीं आई कि मेरी बीवी खुदकुशी कर लेती। तो पुलिस ने पूछा कि आपकी अपनी बीवी से लड़ाई क्यों होती थी? हर्षिता और सुदर्शन के घर में भी एक छोटी सी गुड़िया है, यानी प्यारी सी बेटी है, छोटी बच्ची है। तो पुलिस ने पूछा कि आप 3 लोगों का छोटा सा परिवार है, लड़ाई झगड़े की ऐसी क्या वजह थी कि आपकी और हर्षिता के बीच में इस तरह की लड़ाइयां होती थी? तो सुदर्शन ने जो बात बताई उसने पुलिस का दिमाग घुमा दिया। सुदर्शन ने यह बताया कि मेरी बीवी जो हर्षिता है ये असल में डॉक्टर रेवंत की गर्लफ्रेंड थी और मेरी बीवी चूंकि डॉक्टर रेवंत की बहुत क्लोज थी, करीब थी, तो मैं इस बात को हमेशा मना करता था क्योंकि एज अ हस्बैंड मेरे लिए इस बात को कबूल करना बड़ा मुश्किल था कि मेरी वाइफ किसी और के इतने पास या इतने करीब जाए। और इस बात को लेकर मेरी और हर्षिता के बीच में अक्सर नोकझोंक और लड़ाइयां होती थी, लेकिन हर्षिता खुदकुशी कर लेगी ये मैं नहीं जानता था। तो पुलिस को जब ये बात पता चली तो राजराजेश्वरीपुरम की पुलिस ने कडूर पुलिस से संपर्क किया और कडूर पुलिस से डॉक्टर रेवंत के बारे में पूछताछ की। तब उधर पुलिस को यह पता चला कि डॉक्टर रेवंत ने अपनी बीवी की पहले ही हत्या कर दी है और हर्षिता की खुदकुशी से ऐन पहले डॉक्टर रेवंत खुद ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे चुका है। राजराजेश्वरीपुरम की पुलिस ने भी हर्षिता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली और इधर कडूर की पुलिस तो ऑलरेडी कॉल डिटेल निकाल कर बैठी हुई थी और जो बोंडी कोप्पालू कोर्ट की पुलिस है उसने भी कॉल डिटेल निकाली। तो ये एस्टेब्लिश हुई बात कि ये जो डॉक्टर रेवंत है उसने उस दिन खुदकुशी करने से पहले भी हर्षिता के साथ बातचीत की थी और हर्षिता को यह बताकर कि शायद पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी मेरी बीवी के कत्ल के इल्जाम में, मैंने कत्ल किया है और मैं पकड़ा जा सकता हूं, यह बात हर्षिता को बताकर उसने खुदकुशी की, ऐसा पुलिस को लगने लगा क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। पुलिस ने जब सीडीआर निकाला था डॉक्टर रेवंत का तो पुलिस को यह भी देखकर हैरानी हुई कि हर्षिता के साथ डॉक्टर रेवंत की बहुत ज्यादा बातचीत होती है। सिर्फ 31 जनवरी का अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तो आपको हैरानी होगी कि इस दिन रेवंत ने हर्षिता को यानी अपनी गर्लफ्रेंड को 200 बार कॉल किया था और 200 बार बात की थी।
पिछले साल नहीं, इसी साल की बात बता रहा हूं, 31 जनवरी की, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था दिसंबर सोचकर। तो 200 बार उसने कॉल की थी, और 200 बार कोई आदमी किसी को कॉल तभी करता है जब अफेयर जैसी चीज हो, जब कोई इस तरह का रिलेशनशिप हो। तो अब ये बात तकरीबन एस्टेब्लिश्ड हो गई कि एक लव ट्रायंगल था, जिस लव ट्रायंगल में एक डेंटिस्ट, उसकी वाइफ और डेंटिस्ट की एक गर्लफ्रेंड थी। और इस लव ट्रायंगल के खूनी लव ट्रायंगल में बदलने की शुरुआत तब हुई जब डेंटिस्ट ने अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने के लिए उसका कत्ल किया, उसके कत्ल की झूठी कहानी गढ़ी, और जब पुलिस उस पर शिकंजा कसने लगी, उसके जब गिरफ्तार होने की नौबत आने लगी, तो उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उसने बताया कि चूंकि मैं जान देने जा रहा हूं हर्षिता, तुम अपना ख्याल रखना, या जो भी बोला हो उसने, हमें नहीं पता, किसी को भी, पुलिस को भी नहीं पता, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। लेकिन जब हर्षिता को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड डेंटिस्ट वो भी अब जान दे रहा है, तो उसे लगा कि उसके जीने का फायदा नहीं है, तो उसने अपने घर में फंदे से लटक कर जान दे दी। तो मैं तो बल्कि ये कहूंगा सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं, बल्कि इलिसिट रिलेशनशिप का जो लव ट्रायंगल था उसका बड़ा ही खौफनाक और दर्दनाक अंत हुआ। अब एक आखिरी बात आपको और बताना चाहता हूं, वो ये कि डॉक्टर रेवंत और हर्षिता एक दूसरे के करीब कैसे आए। असल में कड़ूर में जहां डॉक्टर रेवंत का मकान है, वहीं पर हर्षिता के देवर का भी मकान है। राजराजेश्वरीपुरम की रहने वाली हर्षिता अक्सर फैमिली के साथ, कभी कभी अकेली अपने देवर के घर आया करती थी, देवर देवरानी के साथ थोड़ा वक्त गुजारती थी। और इसी दौरान कड़ूर में जब वो अपने देवर के घर आती थी, उस समय डॉक्टर रेवंत जो पड़ोस में ही रहता था, उसके साथ हर्षिता की दोस्ती हो गई, और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे संबंधों में कह लीजिए या प्यार में कह लीजिए वो तब्दील हो गई। लेकिन दो मैरिड लोग जिनकी अपनी अलग अलग फैमिली है, वो लोग इस रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाते तो एक साथ दो परिवार टूटते, 3 बच्चों के सिर से मां या बाप का साया जो है वो खत्म होता। तो ये सोचकर इन लोगों ने जो है इस रिलेशनशिप को आगे तो बढ़ाया, लेकिन जब आगे जाने का रास्ता नहीं बचा, तो फाइनली डॉक्टर रेवंत ने अपनी पत्नी की हत्या की। हत्या करने के बाद खुद पकड़ा गया, और उसके बाद जब खुद पकड़ा गया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने भी वहां खुदकुशी कर ली। तो एक लव ट्रायंगल के जो 3 किरदार थे, एक हफ्ते के अंदर तीनों किरदार बहुत दर्दनाक तरीके से मारे गए, जिसमें एक का कत्ल हुआ और 2 की खुदकुशी हुई। लेकिन नतीजा वही हुआ, 2 परिवार टूट गए और 3 बच्चे एक तरह से यतीम हो गए। सिर्फ एक बच्ची के पिता अभी भी जिंदा हैं, यानी सुदर्शन जो हर्षिता के पति हैं। अदरवाइज डॉक्टर रेवंत के दोनों बच्चे, 10 साल का बेटा और 6 साल की छोटी सी बच्ची, वो तो अपनी मां के प्यार से भी वंचित हो गए और पिता के प्यार से भी वंचित हो गए। तो ये बड़ी दर्दनाक कहानी है जो बेंगलोर की है, और मुझे लगता है कि इस तरह के रिश्तों को आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। और पुलिस के लिए इस मामले में कुछ करने के लिए ज्यादा बचा नहीं था, क्योंकि जो कातिल था उसकी गिरफ्तारी से पहले ही उसने खुदकुशी कर ली थी। हालांकि तफ्तीश में पुलिस को धीरे धीरे यकीन हो चला था कि डॉक्टर रेवंत ही इस मामले का मेन मास्टरमाइंड है, लेकिन मास्टरमाइंड को सजा दिलाने से पहले ही वो इस दुनिया से दूर जा चुका था। हमारी ओर से इतना ही। अगर आपके मन में इस पूरे वाकये को सुनकर कोई सवाल है या आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।